हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स माइनर का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। आपकी यूनिट फर्स्ट है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे उपभोक्ता, फर्म, बाजार के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह समझने का प्रयास करती है कि उपभोक्ता एवं उत्पादक अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। कि एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटी इकाई का अध्ययन करती है, जैसे व्यक्ति हो गया। ठीक है, और एक होती है मैक्रो जो बड़े लेवल पे अध्ययन करती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई है जैसे उपभोक्ता, फर्म, इनके व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, अब इनके मुख्य बिंदु है, पहला आपका व्यक्तिगत इकाई पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि छोटे लेवल पर है जैसे उपभोक्ता और फर्म। मांग और पूर्ति का अध्ययन करती है। अब बड़े लेवल पे क्या होता है, जैसे आपकी राष्ट्रीय आय हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में पूरी राष्ट्र की आय कैलकुलेट होती है ना, तो वो सीन है। लेकिन ये छोटे लेवल पे होती है, जैसे जिसमें मांग हो गई कि एक व्यक्ति कितनी मांग कर रहा है, आपूर्ति हो गई। ठीक है, मूल्य का निर्धारण करना हो गया, बाजार के प्रकार का अध्ययन करना हो गया। ठीक है, अब इनके आपको उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में आपको एक देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपनी आय कैसे खर्च करता है। यह आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एक कंपनी ने अपने उत्पादन का मूल्य कैसे निर्धारित किया, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब देखते हैं हमारे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय संभावना समस्याएं क्या क्या है। क्या क्या आपकी अर्थव्यवस्था की समस्या है। तो समस्या में आपकी पहली समस्या है क्या उत्पादन करें। ठीक है, कौन सी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, उत्पादन कैसे करना चाहिए, श्रम के द्वारा उत्पन्न करना चाहिए या पूंजी प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा आपका किसके लिए उत्पादन करना चाहिए, मतलब वो कौन लोग हैं, क्या वो अमीर के लिए उत्पादन करना चाहिए, गरीब के लिए, या दोनों के लिए। ठीक है, तो ये तीन समस्या है अर्थव्यवस्था की, जिसमें आप देख लीजिए ना, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। आगे है आपकी अवसर लागत, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। ठीक है, तो अवसर लागत वह लागत है जो किसी विकल्प को चुनने पर छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य होती है। इसकी आप परिभाषा देखते हैं, तो जब हम किसी एक वस्तु या सेवा का चयन करते हैं तो जिस वस्तु या सेवा को छोड़ना पड़ता है उसका मूल्य है अवसर लागत है। इसका आप उदाहरण के द्वारा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। उदाहरण है, यदि आपके पास 100 रुपये हैं और आप या तो एक किताब खरीद सकते हैं या मूवी देख सकते हैं, तो अगर आप किताब खरीदते हैं तो मूवी देखने का अवसर गंवाने की आपको अवसर लागत है। अब देखते हैं कि जैसे आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, वहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिल रही है, वहाँ पर आपको 10,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, अब एक दूसरी स्कूल है जो बड़ी है और वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ने की संभावना है, वहाँ पर आप 8,000 में काम कर रहे हो, तो ये 2,000 है ना, 2,000 बीच के, ये आपकी अवसर लागत है। ठीक है, कि आपने वो छोड़ के ये काम किया है। समझ गए। अब ये इस एग्जाम्पल पर से आप समझ गए होंगे मूवी वाले से। अब मांग का नियम क्या है, तो मांग का नियम यह कहता है कि यदि अन्य सभी स्थितियाँ समान रहती है तो किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत कम होती है। समझ गए। ये तो आप जनरल लाइफ में भी देखते होंगे कि अगर कोई चीज़ है, उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाती है। ठीक है, अब कीमत और मांग एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अभी आप देखना है, जैसे कीमत बढ़ रही है तो मांग कम होगी, यदि मांग बढ़ रही है तो कीमत कम होगी। ठीक है, और यदि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम होगी, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मांग वक्र नीचे की ओर ढलान के लिए रहता है। अब ये ठीक है, उदाहरण देख लेना आप। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसको भी आप देख के जाइए। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी, यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी।
अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा होगी तो मांग भी ज़्यादा होगी, उपभोक्ता की आय कम होगी तो मांग भी कम होगी। स्वाद और पसंद, किसी का स्वाद किसी चीज़ में ज़्यादा है तो उसकी मांग अधिक होगी। ठीक है। अब है संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब संबंधित वस्तुओं की कीमत कैसे, जैसे चाय की आपकी मांग वो हो गई, क्या चाय की आपकी कीमत ज़्यादा हो गई तो लोग चाय लेना कम कर देंगे। ठीक है। अगर चाय लेना कम कर देंगे तो चीनी की डिमांड भी कम हो जाएगी। समझ गए, क्योंकि ये आपके रिलेटेड गुड्स हैं। ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु है, जैसे चाय और कॉफ़ी। अब चाय और कॉफ़ी साथ में थोड़ी पीते हैं, दोनों में से एक एक पीते हैं ना। अगर चाय की मांग ज़्यादा होगी तो कॉफ़ी की मांग वैसे ही कम हो जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति दोनों में से एक ही तो पिएगा। पूरक वस्तु है, कार और पेट्रोल। समझ गए, ये कि कार की कीमत ज़्यादा होगी तो पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कार ज़्यादा पेट्रोल, भविष्य की अपेक्षा है। अब देखते हैं आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आपूर्ति का नियम यह कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति बढ़ती है, और अन्य सभी कारक क्या समान होने चाहिए। मुख्य बिंदु कीमत और आपूर्ति का सीधा संबंध होता है। ठीक है। लेकिन किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन करने वाला है वो तो कीमत बढ़ने पर ज़्यादा उत्पादन करेगा ना, कि अब उसका माल ज़्यादा बिक सके ज़्यादा कीमत पर। मांग और आपूर्ति। मांग बाएं से दाईं और नीचे झुकता है और कीमत मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है। कीमत और मांग के बीच में तो क्या विपरीत संबंध होता है, और कीमत और आपूर्ति के बीच में क्या सीधा संबंध होता है। ठीक है। संतुलन बिंदु, वह बिंदु जहां मांग और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। एक बिंदु पर वस्तु का संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। अब उत्पादन संभाव्यता। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभाव्यता वक्र उस सभी संबंधित संयोजकों को दर्शाता है जिसके तहत एक अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है। वक्र अवतल होता है क्योंकि अवसर लागत सब बढ़ती है। अब आप उदाहरण से समझ सकते, देखिए, यदि एक देश केवल 100 टन गेहूँ या 50 टन कपड़ा बनाता है तो इन दोनों का कोई भी संयोजन पीपीसी पर दर्शाया जा सकता है। महत्वपूर्ण परिभाषा आप देख लीजिए लास्ट में इसकी। महत्वपूर्ण परिभाषा है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर खरीदना चाहता है। आपूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादन किसी निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होता है। संतुलन वह मूल्य जिस पर मांग और आपूर्ति बराबर होती है। और अवसर लागत छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। अब बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। अगली जो यूनिट है आपकी उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन यह समझने के लिए किया जाता है कि उपभोक्ता सीमित आय में अपनी वस्तु की आपूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का चयन कैसे करता है। यह उपभोक्ता की पसंद, आय और वस्तुओं पर निर्धारित होता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता के दो प्रकार हैं। ठीक है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता जिसे आप टोटल यूटिलिटी कहते हैं, और सीमांत उपयोगिता जिसे आप मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब कुल उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त कुल संतोष, वो हो गई आपकी कुल उपयोगिता। और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतोष। अब इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, कि आपने 10 रोटी खाई, ठीक है, तो आपको 10 संतुष्टि मिली। समझिए। ठीक है, आपने 11 रोटी खाई, आपको 11 संतुष्टि मिली। तो आपने ये एक आखिरी खाई है ना, और इससे मिलने वाली ये ज़्यादा संतुष्टि है, तो यही होगी आपकी सीमांत उपयोगिता। और ये आपकी ये टोटल है ना, टोटल, ये जो भी आप टोटल ले लीजिए, ये आपकी कुल उपयोगिता हो गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, कि पहले सेब में 10 यूनिट संतोष और दूसरे सेब में 18 यूनिट संतोष मिला। तो दूसरे सेब का MU 18 - 10 8 यूनिट, ये आपकी 8 यूनिट हो गई आपकी सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता का घटता नियम क्या कहता है? जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई उपभोग करते हैं, अगली वस्तु से मिलने वाली संतोष धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी वस्तु को ज़्यादा खा रहे हैं
तो आप एक टाइम होगा कि आप ऊब जाएंगे उस वस्तु से और फिर खाते जाओ, कुछ मतलब नहीं रहेगा, ठीक है आपको कुछ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना खाया है उतना सब निकल भी जाएगा, ठीक है। अब उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपनी आय का इस प्रकार उपयोग करता है कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो और वह बजट सीमा का उल्लंघन ना करे। एक वस्तु के लिए संतुलन की स्थिति क्या होगी आपकी, ये आप याद रखिए, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता संतुलन की आधुनिक दृष्टि, ठीक है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बजट रेखा देख लीजिए। तो बजट रेखा वह सभी संयोजकों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय में खरीद सकता है। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता अपनी पूरी आय वस्तु एक्स या दूसरी वस्तु पर खर्च करता है। अब हाँ, वस्तुओं के प्रकार देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। वस्तु के प्रकार में सबसे पहले प्रतिस्थापन वस्तु है। वे वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। दूसरा आपके पूरक वस्तु है, वे वस्तुएं जिन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। सामान्य वस्तु है वह जिन्हें की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है। हीन वस्तुएं या इन्फीरियर गुड्स वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है। अब इनमें देखिए आप कौन सी है, सस्ती दालें और लोकल ब्रांड। अब जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो लोकल ब्रांड या सस्ती वस्तुएं थोड़ी खरीदेगा, ठीक है। अब होता है गिफिन वस्तु है, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इसमें देखिए आलू या बाजरा जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु है, ठीक है। अब बाजार रेखा और अस्पष्ट ये भी छोड़िए, ये आप महत्वपूर्ण परिभाषा देख लेना। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पर। तो यूनिट 3 लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा में सबसे पहले आप वास्तविक लागत देख लीजिए। लागत में लगे हुए सभी संसाधनों पर किया गया वास्तविक खर्च। अब आप अवसर लागत देख लीजिए। वह लागत जो किसी विकल्प चयन करने पर छोड़े गए दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य होती है। लेखा लागत देख लीजिए। वे सभी प्रत्यक्ष खर्चे जिन्हें फर्म अपने लेखा जोखा में दर्ज करती है, लेखा लागत होती है। आर्थिक लागत, लेखा लागत प्लस अवसर लागत। लघुकालीन लागतों में स्थायी लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, वह लागत जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे उत्पादन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। परिवर्तनीय लागत, वेरिएबल कॉस्ट, वह लागत जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ती है घटती है, जैसे कच्चा माल और मजदूरी। अब देखिए इनमें क्या अंतर है स्थायी लागत में। जैसे स्थायी लागत में हो गया मकान का किराया। अगर आप उत्पादन कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो तो मकान का किराया तो उतना ही होगा ना, और मशीन का बीमा वो भी उतना ही होगा। लेकिन परिवर्तन लागत में क्या है, जैसे 10 टन आपने माल बनाया तो उसमें जो लागत आई वो 120 टन माल बनाने में लागत आएंगी, वो ज़्यादा ही होंगी ना, तो इनमें परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो ये परिवर्तन लागत हो गई। कुल लागत क्या हो गई, कुल लागत में स्थायी लागत और परिवर्तन लागत दोनों जुड़ गई। औसत लागत क्या हो गई, प्रति इकाई उत्पादन पर आने वाली लागत औसत लागत हो गई। सीमांत लागत, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर आने वाली लागत सीमांत लागत हो गई। अब ये तो हो गई हमारी कौन सी अल्पकालीन लागतें, ठीक है, लघुकालीन लागतें। अब आते हैं हम दीर्घकालीन लागतें। तो दीर्घकालीन लागतों में दीर्घकालीन औसत लागत और बस और अर्थतंत्र की आवश्यकताएं। अब है राजस्व की अवधारणा, जिसमें कुल राजस्व, औसत राजस्व, सीमांत राजस्व देख लीजिए। लागत और राजस्व का संबंध देख लीजिए। लाभ की अवधारणा देख लीजिए। लाभ के प्रकार देख लीजिए, सामान्य लाभ, अति लाभ, शुद्ध लाभ। लागत और राजस्व की वक्राएं देख लीजिए, लघुकालीन लागत वक्र, राजस्व वक्र। 4th यूनिट देख लीजिए आप। 4th यूनिट में बाजार की अवधारणा, ठीक है।
प्रतिस्पर्धा बाजार देख लीजिए आप, बड़ी संख्या में खरीदा और बेचा जाता है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बाजार में, जिसमें हमारे खरीदार भी ज़्यादा होते हैं और विक्रेता भी ज़्यादा होते हैं। एकाधिकार बाजार, जिसमें विक्रेता तो सिर्फ एक ही होता है लेकिन खरीदार बहुत सारे होते हैं। कौन सा? हाँ, एकाधिकार। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, जिसमें विक्रेता भी कई होते हैं लेकिन उनके उत्पादन में अंतर होता है। अल्पाधिकार, कुछ ही कंपनियां बाजार में नियंत्रित करती हैं। अब लाभ की अवधारणा देख लीजिए आप, ठीक है। सामान्य लाभ, अतिलाभ, शुद्ध लाभ, लाभ अधिक्रमण की स्थिति, ये भी छोड़िए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। मुद्रा बाजार, जिसमें अल्पकालीन ऋण का बाजार होता है, ब्याज दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पूंजी बाजार देख लीजिए। निवेश और ब्याज का संबंध देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी। अब जो भी ये हुआ है ऊपर हिंदी में, ये पूरा आपका इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में भी देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रही है चीज़। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, ये था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।